बाप को सामने देखकर समीना को यूं महसूस हुआ जैसे उसका हार्ट फेल हो जाएगा। शफात अली मोटरसाइकिल से उतरकर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा। उसका जारहाना अंदाज देखकर समीना 2 कदम पीछे हट गई। शफात अली जब बड़ी तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया, समीना के चेहरा धुआं हो गया। उसने अपने बाप की शफकत भरी गिरफ्त तो कई मर्तबा महसूस की थी, लेकिन ये गिरफ्त मुख्तलिफ थी। लगा था जैसे उसकी कलाई आईनी शिकंजे में कस दी गई हो। तो तुम? शफात अली का मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। गालिब गुस्से और जज्बात की शिद्दत से उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। शारिक इस वक्त समीना से 2 कदम हटकर खड़ा था। वो दाईं तरफ से आने वाले खालिद रिक्शे की तरफ देख रहा था, लेकिन हुर्राहट की आवाज सुनकर वो पीछे पलटा और फिर सूरत-ए-हाल देखकर उसका दिमाग बग से उठ गया। वो शफात अली को नहीं जान रहा था, लेकिन समीना को खौफजदा अंदाज में एक आदमी की गिरफ्त में देखकर वो चौंके बगैर नहीं रह सका। हुलिये से वो आदमी शरीफ ही नजर आता था, लेकिन उसने जिस तरह समीना को गिरफ्त में ले लिया था वो अंदाज शरीफाना नहीं था। लेकिन फिर किसी के माथे पर तो नहीं लिखा होता कि वो शरीफ है। समीना के चेहरे पर बेपनाह खौफ था, जैसे वो मौत के फरिश्ते की गिरफ्त में आ गई हो। शारिक को यह सूरत-ए-हाल देखकर फौरन ही गड़बड़ का एहसास हो गया। वो पलटकर तेजी से उनके करीब पहुंच गया। कौन हो तुम? तुम्हें इस लड़की का हाथ पकड़ने की जुर्रत कैसी हुई? शारिक ने शफात अली के हाथ पर हाथ डालते हुए कहा। तुम कौन हो? हटो पीछे, जाओ अपना काम करो। शफात अली गुर्राया। शारिक डैडी। समीना उसकी तरफ देखकर अकलाई। उसकी आवाज यूं लगी थी जैसे वो किसी गहरे कुएं की तह से बोल रही हो। शारिक कुछ पड़ा। उसने शफात अली का हाथ छोड़ दिया और गहरी नजरों से उसकी तरफ देखने लगा। शफात अली की आंखें सुर्ख हो रही थी और गुस्से की शिद्दत से उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे। शायद वो खुद भी होले होले कांप रहा था। शारिक ने इधर उधर देखा। स्टॉप पर खड़े हुए लोग हैरत से उनकी तरफ देख रहे थे। 2-3 आदमी तो आगे बढ़ आए। शफात अली साहब। शारिक उसकी तरफ झुकते हुए मदम लहते में बोला, ये बस स्टॉप है। चारों तरफ खड़े हुए लोग इस तरफ देख रहे हैं। अगर आप तमाशा बनना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि हम किसी जगह बैठकर इत्मीनान से बात करें ताकि किसी को हंसने का मौका ना मिल सके। तो तुम कौन हो? शारिक ने फुनकारा। मेरा नाम शारिक है। शारिक ने पुरसकून लहजे में जवाब दिया। मेरा मशवरा मान दीजिए और बेटी को सड़क पर इस तरह मत घसीटिए। आप हमारे साथ चलिए, घर ज्यादा दूर नहीं, इत्मीनान से बैठकर बात कर लीजिएगा। मेरा घर भी ज्यादा दूर नहीं, लेकिन तुम इस वक्त समीना के लिए आपका घर मुनासिब नहीं, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानते हैं। प्लीज, लोग हमारे इर्द गिर्द जमा हो रहे हैं, किसी को मुदाखलत का मौका ना दे, बात बढ़ जाएगी। शारिक ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। शफात अली ने समीना का हाथ छोड़ दिया। हम उस तरफ चल रहे हैं, आप मोटरसाइकिल लेकर हमारे पीछे आ जाइए। शारिक ने नाले की पुल की तरफ इशारा किया। शफात अली का दिल तो इस वक्त ये चाह रहा था कि समीना का गला ही घूर दे, लेकिन शारिक की मुदाखलत से उसकी ज़हनी रूह का रुख बदल गया था। समीना की वजह से उसे अब तक खासी जिल्लत उठानी पड़ी थी। अगर उसे मार डालता तो खुद पकड़ा जाता और रही से ही कसर पूरी हो जाती और उसका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता। वो ठंडे दिमाग का आदमी था। समीना को देखकर उसे शरीर गुस्सा तो आया था, लेकिन गुस्से की उस कैबियम में भी शारिक की बात उसकी समझ में आ गई थी। वो उन दोनों को घूरता हुआ अपनी मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ गया। शारिक और समीना नाले का पुल पार करके दूसरी तरफ जा चुके थे। शफात अली भी अपनी मोटरसाइकिल खींचता हुआ उनके पीछे चल पड़ा। वो बाजार में चलते हुए गली में मुड़े रहे। बाजार में लोग घूरती हुई निगाहों से समीना की तरफ देख रहे थे, लेकिन समीना को शायद लोगों की नजरों की परवाह नहीं थी। 10 मिनट बाद वो घर पहुंच गए। गेट पर पहुंचकर शारिक ने समीना को इशारा किया। वो बरामदे में पहुंच गई और चौखट की मखसूस जगह से चाबी निकालकर ताला खोलने लगी। शारिक ने गेट का एक तीसरा पूरी तरह खोल दिया। मोटरसाइकिल अंदर ले आई। उसने शफात अली की तरफ देखे बगैर का। शफात अली ने मोटरसाइकिल अंदर लाकर दीवार की खींच कड़ी कर दी और घूरती हुई नजरों से शारिक की तरफ देखने लगा। शारिक उसे लेकर अंदर आ गया। समीना पलंग की पट्टी पर बैठी रो रही थी। शफात अली कुर्सी के करीब खड़ा खून हुआ और नजरों से उसकी तरफ देख रहा था। क्या तुम तो समझती हो कि इस तरह रोने से तुम्हारे गुनाह धुल जाएंगे, हमारी खोई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? शफात अली कह रहा था, मुझे तुमसे ये तवक्को नहीं थी समीना, तुम तो पढ़ी लिखी हो, बुरा भला समझ सकती हो, फिर ये सब कुछ क्यों किया तुमने? क्या तुम्हें हमारी इज्जत का ख्याल तक नहीं आया? और मैं कुछ नहीं जानती, ये सब कुछ कैसे हो गया? समीना ने रोते हुए जवाब दिया। शारिक भी इस मौके पर मुदाखलत थी तो शफात अली एकदम भड़क उठा। शारिक खामोशी से सुनता रहा। वो ही चाहता था कि शफात अली के दिल की बुड़ास निकल जाए। शफात अली के बारे में उसका अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ। दिल की बुड़ास निकालकर वो ठंडा हो गया। शारिक ने भी उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया था। शफात अली समीना को अपने साथ लेकर घर जाना चाहता था। मेरा ख्याल ये मुनासिब नहीं होगा, शारिक ने कहा। पुलिस के बारे में आप खुद बता चुके हैं। उस ASI ने आपको शीशे में उतारने के लिए बहुत सी बातें की थी।
समीना को तोहफा फराहम करने का वादा किया, लेकिन आप इन पुलिस वालों को नहीं जानते। मैं आज जिस मुकाम पर खड़ा हूँ उसके जिम्मेदार भी ये पुलिस वाले ही हैं। और फिर आपने बताया था कि माजा गुज्जर भी कल आपके पास आया था, उसे भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये दुरुस्त है कि उसका एक आदमी समीना के हाथों मारा गया था। वो लोग समीना को उठा कर ले गए थे और समीना ने अपनी इज्जत बचाने के लिए उस आदमी को कत्ल किया था। उन लोगों को जैसे ही पता चलेगा कि समीना अपने घर पहुंच चुकी है, वो मुर्दार खोर गिद्ध की तरह इस पर झपट पड़ेंगे। समीना मेरे पास सबसे ज्यादा महफूज है। ये जब तक मेरे पास है कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वैसे अगर समीना आपके साथ जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं। नहीं समीना गलाई, मैं किसी का सामना नहीं कर सकती, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। शायर ठीक ही कहता है, मैं इसके साथ मैं बुर्रियां शफात अली के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। ठीक है, वो कहते हुए उठ गया। तुम्हारी वजह से हमें बहुत जिल्लत उठानी पड़ी है, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा और रईसई कसर अब पूरी हो जाएगी। ये जगह हमारे घर से ज्यादा दूर तो नहीं है। जिस तरह आज मेरी नजरों में आ गई हो, इस तरह कोई और भी तुम्हें देख सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप मुतमईन रहिए। शारिक ने उसकी बात काट दी। समीना किसी की नजरों में नहीं आएगी और मेरा मशवरा है कि अगर आप अपनी बेटी की सलाह पे जाते हैं तो आप भी इसके रास्ते में आने की कोशिश ना करें। तुम मुझे गंभीर दे रहे हो, शफातरी न शगुरा की नहीं मशवरा दिया। शारिक ने इस बरादरी में कहा, इसी में दोनों की इज्जत है और समीना भी इज्जत नाम दी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि समीना इस चक्कर से गिरा जाए, इसके बाद इसे कोई खतरा नहीं हो रहा। शफातरी उससे गोता रहा, निवैर भटकता हुआ कमरे से निकल गया। शारिक भी उसके बीते ही गया था। उसने आगे बढ़कर माहेगज गिरेन खोल दिया और जब वो मोटरसाइकिल लेकर निकल गया तो शारिक ने गेयर बंद कर दिया और अंदर आ गया। समीना बल इन पर बैठी गूं रोती रही। शारिक भी उसे तसल्ली करने की कोशिश नहीं की गया। मुझे मालूम था कि एक दिन तो ये होना ही था। एक ही शहर में और भी इतना गरीब रहते हुए समीना ज्यादा अरसा तक अपने घर वालों की नजरों से छुपी तो नहीं रह सकती। शफात अली चला गया था, लेकिन शारिक को छुपा था कि हो सकता है वो बहादुर पुलिस को लेकर चढ़ दौड़े। समीना आधारकार उसकी बेटी थी और उसने इसके सिफारिश अलवा की रिपोर्ट लिखवाई थी। फैसलाबाद के एएसआई ने वादा किया था कि अगर समीना सामने आ जाए और वो कुछ कानूनी सहूलतें हासिल कर सकती है। और एक दिन पहले माजा गुजर भी उससे मिलकर किया था। हो सकता है उसने भी शफात अली का कोई सब्ज बाग दिखाया हो, पर शफात अली उनमें से तीसरे की तरफ झुक जाए। वो ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है समीना। शारिद ने उसके कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे डैडी इस वक्त तो खामोशी से चले गए, लेकिन मुमकिन है बाद में उनके दिल में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई करने का ख्याल आ जाए, इसलिए हमें पहली फुर्सत में ये जगह छोड़ देनी चाहिए। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। समीना ने आंसू हुए कहा, वो मेरा बाप है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती। अगर उन्हें कुछ करना होता तो हमारे साथ यहाँ तक ना आते। जो कुछ करना था सर पर ही कर डालते। अब वो कुछ नहीं करेंगे। अगर इत्तेफाक से मैं तभी उनके सामने आ भी गई तो इस तरह गुजर जाएंगे जैसे हमारा कोई रिश्ता ना हो। लेकिन मेरा ख्याल है कि एहतियात कुछ दिनों के लिए ये जगह छोड़ देनी चाहिए। हमें ये भी पता चल गया है कि माजा गुजर कल ही तुम्हारे डैडी से मिल रहा है। तुम उसे जान चुकी हो कि वो किस किस्म का इंसान है। कहाँ ले जाओगे मुझे? समीना ने गहरा सांस लेते हुए पूछा। मुल्तान रोड पर जब मराना चौक से आगे मच्छा विद्यार गुलानी हवेली है। शारिब ने जवाब दिया। काफी अदर यहाँ खेत उगवा कर फिर जमींदार ने जमीन बेच दी। वो जमीन एक कंपनी ने खरीदी थी जिसमें वो हवेली भी शामिल थी। कंपनी ने वो हवेली जूं की दूर रहने भी और जमीन को प्लाटों की सूरत में बेचना शुरू कर दिया। छांगी ने वो हवेली और उसके आसपास की थोड़ी सी जमीन खरीद ली, लेकिन फिर जमींदार के बेटे ने कंपनी पर मुकदमा कर दिया। जमींदार का इंतकाल हो चुका था और कंपनी ने यह जमीन बहुत सारे कानूनी इखराजात से बचने के लिए नाकाबिले तनसीह पावर ऑफ अटॉर्नी पर हासिल की थी। उसके साथ ही कुछ ऐसी दस्तावेजात पर भी दस्तखत करवा लिए थे जिससे ये साबित होता था कि जमींदार उस कंपनी से जमीन की कीमत वसूल कर चुका है। जमींदार के इंतकाल के बाद वो पावर ऑफ अटॉर्नी खुद ब खुद मनसूख हो गई। अब उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं रही थी। जमींदार के बेटे ने कंपनी के खिलाफ जमीन की मलकियत का दावा कर दिया। ये केस कई साल तक अदालत में चलता रहा और बिलाकर कंपनी से 5 लाख रुपए वसूल करके अपने दावे से दस्तबरदार हो गया। मामलात को सुधारने में कुछ अरसा और लग गया और बिलाकर कंपनी ने लोगों को प्लाटों पर कब्जा देना शुरू कर दिया। वो जगह चूंकि शहर से बाहर और सड़क से बहुत हटकर है, इसलिए अभी तक वहाँ आबादी नहीं हो सकी। बहुत से लोगों ने अपने अपने प्लाटों पर नक्शे के मुताबिक बुनियादें भर दी। बाहर लोगों ने अपने प्लाटों के गिर्द 4 दीवारी खड़ी कर दी और बाज लोगों ने प्लाट यूं ही छोड़ दिए। जबकि बाज लोग ऐसे भी हैं कि किराए के मकानों से जान छुड़ाने के लिए अपने प्लाटों पर जैसे तैसे मकान तामीर करके वहाँ रिहाइश इख्तियार कर ली। लेकिन ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। पूरे इलाके में 4-6 मकान ही होंगे। वह हवेली भी चांगे के कारोबार की तरह मेरी तहवील में है।
उसके बारे में काबिल एतमाद किस्म के 2-3 आदमियों ही को मालूम है। वो हवेली हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह भी साबित हो सकती है, इसलिए रात को मैंने 9 लता को वहाँ भेज दिया। तो मेरा ख्याल है कि चंद रोज के लिए हमें भी वहाँ मुंतकिल हो जाना चाहिए, लेकिन वहाँ आमदोरफ्त के लिए गाड़ी का होना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद है सुबह हम गाड़ी लेने के लिए घर से निकले थे, लेकिन तुम्हारे डैडी से आमना सामना हो गया और अब मेरा ख्याल है मैं रवाना हो जाना चाहिए। खासी देर हो चुकी है, पहले भी तुम मुंह हाथ धो लो ताकि फ्रेश नजर आओ। समीना उठकर बाथरूम में चली गई। उसने मुंह हाथ धोया और बाल संवारते हुए आईने में अपने चेहरे का जायजा लेने लगी। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखों में सुर्खी ची और डीजल से हल्के पड़े हुए थे। वो गहरा सांस लेते हुए बाथरूम से बाहर आ गई। उसने लिबास नहीं बदला। इस मर्तबा गली से निकलते ही उन्हें रिक्शा मिल गया। शाहरुख कोचरे में कारों की एक 2 ऐसे शोरूम मिले जहां इस्तेमालशुदा कारें मिल सकती थी। एक शोरूम पर उन्हें सुर्ख रंग की एक शेराड पसंद आ गई। कार ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुई थी, जाहिरी कंडीशन के अलावा इंजन भी बेहतरीन हालत में था। कई मील तक कार की ट्राई करने के बाद सौदा हो गया और वो कार उन्होंने खरीद ली। शारिम ने कार की खरीदारी की रसीद समीना के नाम बनवाई थी। डिलन ने वादा किया था कि वो ज्यादा से ज्यादा एक दिन में तादाद उसके नाम ट्रांसफर करा देगा। कार में बैठकर समीना अजीब सी खुशी महसूस कर रही थी। शारिम ने बाजार से कुछ सामान खरीदा जिसमें खाने पीने की अशिया थी। फिर कार की टंकी में पेट्रोल भरवाया और वो मुल्तान रोड पर आ गए। मुल्तान रोड पर यतीम खाना चौक से जरा ही आगे सड़क के दोनों तरफ खेतों का सिलसिला था। हाईवे पर कुछ फासला तय करने के बाद शारिफ ने तार दाईं तरफ कच्चे रास्ते पर मोड़ दी। उस रास्ते के दोनों तरफ खेत थे, लेकिन तकरीबन 20 मील का फासला तय करने के बाद खेत खत्म हो गए और वो इलाका शुरू हो गया जो किसी कंपनी ने जमींदार से खरीदकर प्लाटों की सूरत में फरोख्त कर दिया था। कई खाली प्लाट थे, कई बुनियादें भरी हुई नजर आ रही थी और कई मकान ही मकान बन चुके थे। उस इलाके में बिजली पहुंचाई जा चुकी थी, लेकिन और भी किसी किस्म का इंतजाम नहीं किया गया था। लेकिन और किसी भी तरक्याती काम के आसार दिखाई नहीं देते थे। रात से तजियत और पानी की फराहमी का भी अभी तक कोई इंतजाम नहीं किया गया था। यहाँ जो लोग रिहाइश इख्तियार कर चुके थे वो मुल्क खेतों में लगे हुए ट्यूबवेल से पानी लेकर आते। वो हवेली दूरी से नजर आ रही थी। हवेली कदर बुलंदी पर थी। सुर्ख शराड मुख्तलिफ रास्तों पर घूमती हुई हवेली के फाटक के सामने आकर रुकी। शारिद ने 2-3 मरतबा हारन बजाया। कुछ देर बाद फाटक में छोटा दरवाजा खुला और एक बारिश नौजवान बाहर झांकने लगा। दराल कामत और सेहतमंद जिस्म का मालिक वो नौजवान राजा था। गोल स्याह दाढ़ी उसके चेहरे पर बड़ी बली लग रही थी। उसने सुर्ख शराड की तरफ देखा, फिर शारे के चेहरे पर नजरें पड़ते ही वो दौड़ता हुआ कार के करीब पहुंच गया। उसने चादर ओढ़ रखी थी और कंधे के करीब चादर का कोना उठा हुआ था। राजा फाटक खोलो, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? शारिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। अभी खोलता हूँ जी। राजा कहते हुए गेट की तरफ दौड़ गया। इस तरह दौड़ने से उसके कंधे से चादर अट गई और समीना को उसके कंधे पर वो राइफल नजर आ गई थी। इसी वजह से चादर का कोना उठा हुआ था। राजा ने फाटक खोल दिया और शारिक शराड को अंदर लेता चला गया। हवेली के वसी अरीज कंपाउंड में टाली और पीपल के 5-6 दरख्त भी थे और उन दरख्तों के नीचे 2-4 पाइयां बिछी हुई थी, जिनमें से एक पर 9 लखा बैठा हुआ था। शारिक ने दरख्तों के नीचे गाड़ी रोक ली। राजा भी फाटक बंद करके करीब आ चुका। हाँ भाई राजे, शारिक ने गाड़ी से उतरते हुए कहा। यहाँ कोई सामान वगैरह लाई हुई या नहीं? ले आया हूँ शारिक बाबू, राजा ने जवाब दिया। राशन डाल दिया है, 1 हफ्ते तक तो आराम से बैठकर खा सकते हैं। अभी तुम लोगों ने खाना खाया कि नहीं? शारिक ने पूछा। अभी नहीं शारिक बाबू, राजा ने जवाब दिया। 3 बजने वाले हैं, मुझे तो भूख लग रही है। नौलत है, जब भी कहता हूँ एक ही जवाब देता है कि ठहर के खा लेंगे। खाना हमने भी नहीं खाया, शारिक ने कहा। मैं कोई सामान लेकर आया हूँ, गाड़ी से निकाल लो, खाना भी निकाल लो, मिलकर खा लेंगे। शमीना भी कार से उतर आई। उनकी बातों में मुदाखलत करने की बजाय एक तरफ खड़ी चारों तरफ देख रही थी। शारिक के कहने पर उसने गाड़ी में से सामान निकाल कर राजा के हवाले कर दिया। उसमें खाने पीने की चीजें भी थी। आधे घंटे बाद वो वहीं 4 पाइयों पर बैठे खाना खाते रहे। खाने के बाद शारिक समीना को साथ लेकर हवेली दिखाने लगा। ये हवेली घर 50-60 साल पहले तमीर हुई थी। बहुत अच्छी तरह से देखभाल होती रही थी। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि कम से कम मजीद 100 बरस तक इसके दरो दीवार पर कोई असर नहीं होगा। 7-8 कुशादा कमरे थे, सब के सब खाली थे। अलबत्ता एक कमरे में 3-4 बान की 4 पाइयां पड़ी हुई थी, जो गालबन नई खरीदी गई थी। उन पर बिस्तर भी रोल किए हुए थे। गद्दे और चादरें वगैरह भी नई खरीदी गई थी। उन छत पर आ गए। चारों तरफ दूर दूर तक खेत फैले हुए थे। बड़ा खूबसूरत मंदिर लग रहा था। वो दोनों काफी देर तक छत पर खड़े इधर उधर देखते रहे, फिर नीचे आ गए। तुम्हारे उस कबाड़ी दोस्त का क्या हाल है राजा? शारिफ ने दरख्तों के नीचे चारपाई पर बैठते हुए पूछा। ठीक है जी, राजा ने जवाब दिया। कहने को तो वो कबाड़िया है, स्क्रैप का कारोबार करता है, लेकिन हमसे ज्यादा कमाता है। गुलमर्ग में दूसरी कोठी बनवा रहा है, ये भी एक फन है। शारिफ ने कहा। यहाँ हर शख्स फनकार है,
अपने अपने काम का माहिर। हम अपने धंधे में कमा रहे हैं, वो स्क्रैप में कमा रहा है। बहरहाल मुझे उसकी जरूरत पड़ गई है। क्या जरूरत पड़ गई है शारिक बाबू? राजे ने कहा। स्क्रैप खरीदना है या बेचना है? वो उसके ट्रक की जरूरत है, शारिक ने जवाब दिया। फिर चंद में खामोश रहा और फिर उसे अपना मंसूबा समझाने लगा। आखिर में वो कह रहा था, तुम अभी रवाना हो जाओ और ट्रक लेकर डेरे पर पहुंच जाओ। गामे को समझा देना रात 10 बजे के करीब मैं भी आ जाऊंगा। ठीक है शारिक बाबू, मैं अभी चला जाता हूँ, राजा ने जवाब दिया। थोड़ी देर बाद राजा हवेली से चला गया। राजा भी जाने के बाद शारिक ने 9 लाख को बताया। क्या आज सुबह उन्हें समीना का बाप मिल गया था और उससे गलती ये हुई कि वो अपने घर उसे ले गया था और अब समीना चंद रोज इस हवेली में रही थी। रात का खाना समीना ही को पकाना पड़ा। बावर्ची खाने में गैस का चूल्हा रखा हुआ था और गैस का एक बड़ा सिलेंडर भी मौजूद था। समीना के ख्याल में राजा और 9 लाख ने ये अक्लमंदी का काम किया था। चूल्हे और गैस का बंदोबस्त कर लिया था। खाना खाने के बाद 10 बजे के लगभग शारिक कार पर हवेली से रवाना हो गया। वो ठीक 11 बजे मजंग वाले डेरे पर पहुंच गया। राजा और गामा वहां मौजूद थे। एक खटारा सा ट्रक भी बिदार के करीब ही खड़ा था और उसके करीब ही स्क्रैप का ढेर लगा हुआ था। क्या सूरत हाल है? शारिक ने गामे से पूछा। सब ठीक है शारिक बाबू, गामे ने जवाब दिया। हमारा एक बंदा बाहर गली के मोड़ पर खड़ा है, कोई बात होगी तो हमें इतला मिल जाएगी। तो फिर ठीक है, अब जल्दी से काम शुरू कर दो, शारिक ने कहा। वो मीनार में आ गए। शारिक ने लकड़ी दिन से रास्ता खोला और वो तीनों कब्र में दाखिल होकर तय खाने में उतर गए। दामे को तो ये सब कुछ मालूम था, लेकिन राजा बड़ी हैरत से ये सब कुछ देख रहा था। पहले ये पेटियां उठाकर ट्रक में रखो, मैं ये पैकेट संभालता हूँ। शारिक ने लकड़ी की पेटियों की तरफ इशारा किया। 6-7 पेटियां थी। राजा और गामा मिलकर एक एक पेटी उठाकर बाहर ले जाने लगे। शारिक ईरवन के पैकेट बोरियों में बंद करने लगा। वो बड़ी बोरियां भर दी थी। अलमारी में एक खतीर रकम भी मौजूद थी जिसे शारिक ने थैले में डाल लिया। तकरीबन 12:30 बजे तक वो लोग असले की सारी पेटियां और ईरवन की बोरियां ट्रक में लाद चुके थे और उन पर स्क्रैप डाल दिया गया था। पेटियां और बोरियां स्क्रैप के अंबार में इस तरह छुप गई थी कि स्क्रैप उतारे बगैर उन्हें नहीं देखा जा सकता था। रकम और थैला शारिक ने अपने पास रख लिया। 1 बजे के लगभग ट्रक डेरे से निकला। अशेर के सामने गामा था और उसके साथ वाली सीट पर राजा बैठा हुआ था। शारिक की कार गली के नुक्कड़ पर खड़ी थी। ट्रक जैसे ही गली से निकला, शारिक ने भी अपनी कार उसके पीछे लगा दी। मुख्तलिफ सड़कों से होते हुए वो लोग मुल्तान रोड पर पहुंच गए। शारिक की गाड़ी तकरीबन 50 गज पीछे थी। यतीम खाने वाले चौक से जरा पहले एक पुलिस पार्टी ने ट्रक रोक दिया। शारिक ने गाड़ी की रफ्तार बहुत हल्की कर दी। उसकी नजरें सामने लगी थी। गामा और राजा ट्रक से उतर आए। पुलिस वालों की तादाद 4 थी। उनमें से एक ट्रक के पिछले हिस्से पर चढ़कर भरे हुए स्क्रैप को देख रहा था। शारिक ने ट्रक के पीछे गाड़ी रोक ली और खिड़की से गर्दन निकालते हुए बोला, क्या बात है संतरी बादशाह, इन बेचारों को क्यों पकड़ दिया है? बाबूजी, संतरी से पहले गामा बोल पड़ा, यह स्क्रैप हम मुकाड़ा ले जा रहे हैं। माल तो मालकों का है, मगर संतरी बादशाह परेशान हमें कर रहे हैं। हम तो मजदूर आदमी है जी। क्यों परेशान करते हो संतरी बादशाह, जाने दो इन बेचारों को, शारिक ने पुलिस वाले की तरफ देखते हुए कहा। वो हेड कांस्टेबल था जो इस पार्टी का इंचार्ज था। आप अपनी मंजिल खोटी ना करें सर जी, आप जाएं, हेड कांस्टेबल ने कहा। मैं इन लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ, इनके पास रायदारी भी नहीं है। मुझे तो लगता है ये चोरी का माल है। कसम ले लो संतरी बादशाह, गामे ने कहा, ये बादामी बाग के सूफी मोहम्मद हुसैन का माल है। तुम टेलीफोन पर तस्दीक कर लो। तस्दीक तो थाने जाकर होगी, हेड कांस्टेबल ने कहा। क्यों तंग करते हुए संतरी बादशाह, कुछ मुंह को मुका करके खत्म करो इस मामले को। यह मजदूर गरीब आदमी है, जाने दो, शारिक ने कहा। दामे ने जल्दी से 50 का एक नोट जेब से निकाल लिया, मगर संतरी की बमें तन गई। दामे ने 50 का एक और नोट जेब से निकाल लिया। अब सिर्फ मेरे पास 10-15 रुपए रह गए हैं। ये 100 रुपया भी मैं तुम्हें अपनी जेब से दे रहा हूँ। अब तो मान जाओ संतरी बादशाह। मगर संतरी बादशाह 500 से कम पर मानने को तैयार नहीं था। दूसरी सूरत में वो उन्हें थाने ले जाने की धमकी दे रहा था। गामा कसमें खा रहा था कि उसके पास और पैसे नहीं। शारिक ने अपनी जेब से 100 के 3 नोट निकाल लिए और 100 रुपया दामे वाला मिलाकर जबरदस्ती हेड कांस्टेबल की मुट्ठी में दबा दिया। 100 रुपया तुम चारों के हिस्से में आ जाएगा। अब जाने दो इन तरीबों को, शारिक ने कहा और फिर गामे की तरफ देखते हुए बोला, तुम लोग भी ख्याल रखा करो, रायदारी लेकर क्यों नहीं चले थे? हम इधर के फेरे लगाते रहते हैं बाबूजी, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। आइंदा हम ख्याल रखेंगे और आप अपना रास्ता बता दें जी। मैं आपकी रकम आपको पहुंचा दूंगा, दामे ने कहा। इसकी जरूरत नहीं, मैंने इंसानी हमदर्दी के तहत तुम्हारी मदद की है। आइंदा ख्याल रखना। शहर से बाहर कहीं माल लेकर जाओ तो कंपनी के कागजात और रायदारी लेकर चला करो। शारिक ने डांटने वाले लहजे में कहा, बड़ी मेहरबानी बाबूजी, आइंदा ख्याल रखूंगा। अच्छा संतरी बादशाह, रब रखा। गामा कहते हुए ट्रक में बैठ गया और राजा ने भी बड़ी फुर्ती निभाई थी।
शारिफ भी हेड कांस्टेबल का शुक्रिया अदा करते हुए गाड़ी में बैठ गया और जब ट्रक आगे निकल गया तो उसने भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया और पुलिस वालों की तरफ देखकर हाथ हिलाते हुए गाड़ी एक झटके से आगे बढ़ा दी। तो यह थी आज की वीडियो। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन भी दबा दे। अगला एपिसोड जल्द आएगा।